72 वर्षीय श्याम प्रसाद जी हाथ में लिफाफा लिए हुए घर में घुसे। पत्नी राधिका देखते ही खुश हो गई थी। वे बोली, क्या कार्तिक की चिट्ठी आई है? वो कब आ रहा है? परंतु उनके उदास चेहरे पर निगाह पड़ते ही वे चिंतित हो उठी थी। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है, आपका चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? पत्नी के सारे प्रश्नों को नज़रअंदाज करते हुए श्याम प्रसाद जी सोफे पर निराभाव से धंसकर बैठ गए थे। उनका चेहरा झुका हुआ था, दोनों हाथ उनके सिर पर थे। पति का गमगीन चेहरा देख बुरी खबर की आशंका से राधिका एक गिलास में पानी लेकर आई। फिर पूछा, श्याम प्रसाद जी क्या बात है, कुछ तो बोलिए। श्याम प्रसाद जी रोआसे होकर बोले, बैंक से मकान की नीलामी का नोटिस आया है। तुम्हारा लाडला राजकुमार इस मकान के ऊपर बैंक से लोन लेकर अमेरिका गया है। लोन की एक भी किस्त नहीं भेजी है, नालायक कहीं का। तुम्हारे लाडने ने अपने बूढ़े माँ बाप को हथकड़ी पहनाकर जेल भेजने का पक्का प्रबंध कर दिया है। बड़े घमंड और शान से ब्लैंक चेक कहा करती थी ना। देख लो अपने ब्लैंक चेक को, माँ बाप को मुसीबत में डाल दिया है। हमारा मकान नीलाम होगा। राधिका घबरा कर बोली, किसी तरह कोशिश करके इस नीलामी को रोकिए। इस बुढ़ापे में हम लोग कहाँ जाएंगे? जो कहना है अपने राज दुलारे से कहो, उसका तो कुछ अता पता ही नहीं है। श्याम प्रसाद जी बोले, उसकी राह देखते देखते तो आंखों की रोशनी भी चली गई। अब तो आंखों के आंसू भी सूख चुके हैं। आप मुझे बताइए, मैं उस अफसर के पैर पकड़ लूँगी, भीख मांगूंगी कि मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दे। इस बुढ़ापे में बताओ भला मैं कहाँ भटकूंगी? चुप हो जाओ, सब तुम्हारा ही किया धरा है। तुम्हारी बातों में आकर आज ये दिन देखना पड़ रहा है। श्याम प्रसाद जी गुस्से में बोले। फिर वे मन ही मन बुदबुदाए थे। झूठे के झांसे में पड़कर सब कुछ बर्बाद हो गया। वो पैसा खाता रहा, कहता था कि सर आप निश्चिंत रहिए, मैंने आपकी फाइल नीचे दबा दी है। अब किसी अफसर की निगाह भी उस पर नहीं पड़ सकती। मैंने आपकी जिंदगी भर का इंतजाम कर दिया है। झूठा मक्कार, 1 लाख रुपया भी खा गया और ना कुछ करा ना धरा। पत्नी को रोते देखिए खिसिया कर बोले, राधिका शांत हो जाओ, अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, इसीलिए कोई कुछ कर भी नहीं सकता। राधिका चुपचाप बैठी थी। उन्हें अपने चारों ओर अंधकार दिखाई पड़ रहा था। अंधेरे में तीर मारते हुए उन्होंने अपने 2-4 परिचितों को फोन मिलाया, परंतु किसी ने अपनी समस्या कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उनके जहन में बार बार बेटी तुल्य ननद दीप्ति का चेहरा याद आ रहा था। अपने बेटे के मोह में अंधी हो गई थी। बेटे के घमंड में दीप्ति को जाने क्या क्या कह बैठी थी। श्याम प्रसाद जी ने उन्हें समझाने की कोशिश की थी तो वे उनसे भी उलझ बैठी थी। दीप्ति की कही बात 100% सही निकली। उसकी कही हुई बात उनके दिल पर हथौड़े सी हमेशा चोट करती रहती है। भाभी, अब समय बदल गया है। बेटे बेटी में अब कोई फर्क नहीं रह गया। ब्लैंक चेक की रात दिन आप माला जपती रहती थी, जबकि उसके लक्षण से तो लगता है कि वो ब्लैंक ही ना रह जाए। एक दिन वो आई थी केवल उन्हें आगाह करने के लिए, भाभी आपका बेटा बिगड़ रहा है, अपनी आंखों के ऊपर से पट्टी खोलिए। जब उसकी असलियत खुलेगी तब आपको मेरी कही बात याद आएगी। श्याम प्रसाद जी, मैं दीप्ति से बात करूं? अब तो वही एक सहारा दिखाई पड़ रही है। किस मुंह से उससे मदद मांगोगी? तुमने उसे कितना जलील किया था। मेरा तो राखी का रिश्ता भी तोड़वा दिया, और आज जब तुम्हें ज़रूरत है तो उसकी याद आ रही है। एक बात समझ लो, पैसा बड़ी बुरी चीज़ है। मदद मांगते ही अपने भी पराये हो जाते हैं। उसे तो तुम दुश्मन ही समझती थी। राधिका अपने आंसू पोंछ कर बोली, श्याम प्रसाद जी, हम लोग दीप्ति से अपना लोन चुकता करने को कहेंगे, फिर ये घर उसी के नाम कर देंगे और हम लोग किराएदार की तरह उसे हर महीने किराया दे दिया करेंगे। तुम्हारा प्लान तो अच्छा है, लेकिन उसने मना कर दिया तो? नहीं, वो मना नहीं करेगी। इस समय उसके लिए 10 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। इससे हम लोगों की इज्जत सरेआम नीलाम होने से बच जाएगी और घर की चीज़ घर में ही रह जाएगी। मैं उस दिन उधर से निकल रही थी
तो अंजू ने उसकी कोठी दिखाई थी। आजकल दीप्ति के बंगले की चर्चा पूरे मोहल्ले में हो रही है। राधिका प्लीज इस समय चुप हो जाओ। वे चुप होकर मन ही मन सोचने को विवश हो गईं कि आज की स्थिति के लिए काफी हद तक क्या वे खुद ही जिम्मेदार नहीं हैं। श्याम प्रसाद जी चिंतित मुद्रा में शून्य में निहार रहे थे। उनके उदास और मुरझाए हुए चेहरे को देख राधिका घबरा उठी थी। यदि श्याम प्रसाद जी इस सदमे को ना झेल पाए और इन्हें कुछ हो गया तो उनका क्या होगा। वे चुपचाप वहां से उठकर अंदर कमरे में चली गई थी। काफी देर तक वहीं बैठे बैठे सोचती रहीं। जब किसी तरह का कोई समाधान नहीं सूझा तो उन्होंने अपना मोबाइल उठाया और दीप्ति से माफ़ी मांगते हुए अपनी सारी समस्या खुलकर कह डाली थी। राधिका जी अपनी ननद दीप्ति के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी। फिर पति का ध्यान आते ही वे ग्लास में दूध लेकर आईं। श्याम प्रसाद जी ने दूध की ओर निगाह उठाकर भी नहीं देखा। फिर भला वे क्या खाती पीती। पति पत्नी दोनों ही भविष्य के अंधकार की कालिमा की चिंता के कारण एक दूसरे की ओर पीट करके लेट गए। थके हुए श्याम प्रसाद जी कुछ देर में खर्राटे भरने लगे थे, परंतु निराशा की गर्त में डूबी राधिका अतीत के पन्नों को पलटने में उलझ गई थी। दीप्ति उनकी छोटी और प्यारी सी ननद है, जिसकी शादी करने में श्याम प्रसाद जी ने अपना सब कुछ लुटा दिया था। परंतु लालची पति के अत्याचार से परेशान होकर दीप्ति 5 वर्ष की बेटी अनामिका को लेकर उनके पास लौटकर आ गई थी। श्याम प्रसाद जी अपनी बहन दीप्ति को पिता तुल्य स्नेह देते थे। उन्होंने सबसे पहले उसे अपने पैरों पर खड़े होने की सलाह दी। भाई बहन की मेहनत रंग लाई थी। दीप्ति ने पहली बार में ही बैंक की परीक्षा पास कर ली थी। दीप्ति की तनख्वाह और प्यारी सी अनामिका के आ जाने से उनकी खुशियों में 4 चांद लग गए। ननद भाभी के बीच प्यारा सा रिश्ता था। नन्ही सी अनामिका के ऊपर वे अपना प्यार लुटाकर बहुत खुश थी। वो स्कूल से आती तो वो स्वयं उसे अपने हाथों से खाना खिलाती, उसके साथ खेलती। सब कुछ सुचारू रूप से चलने लगा था। दीप्ति अपनी तनख्वाह राधिका के हाथ में ही रखती थी, परंतु फिर भी अक्सर मां न बन पाने की कसक राधिका के मन में उठ जाया करती थी। उनकी शादी के 12 वर्ष पूरे हो चुके थे और अब तो वे मां बनने की उम्मीद भी छोड़ बैठी थी। मां बनने के लिए वे डॉक्टरों के साथ मौलवी पंडित, गंडा तावीज, मंदिर मस्जिद हर जगह चक्कर काटते काटते निराश हो चुकी थी। वे अनामिका को पाकर अपने गम को अब काफी हद तक भूल बैठी थी, परंतु कुछ दिनों से उन्हें चक्कर और मितली की शिकायत रहने लगी थी। एक दिन दीप्ति ही उन्हें जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले गई। वे मां बनने वाली हैं, ये जानकर खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। दीप्ति ने भाभी की सेवा में रात दिन एक कर दिया था। उन्हें बिस्तर से जमीन पर पैर भी नहीं रखने दिया था। वो घड़ी भी जल्द आ गई थी जब राधिका ने प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। राधिका की देखभाल के लिए उनकी अम्मा आ गई थी। श्याम प्रसाद जी, तुम्हें बहुत ही खुश होना चाहिए। बेटा तो ब्लैंक चेक की तरह ही होता है। इसकी शादी में मनचाही रकम भर के चेक कैश करवा लेना। अम्मा की बातें सुन राधिका की आंखें चमक उठी थी। वे बात बात पर बेटे को ब्लैंक चेक कहकर पुकारती और घमंड में रहने लगी थी। समय को तो पंख लगे ही होते हैं। कार्तिक भी स्कूल जाने लगा था। अनामिका 5वीं क्लास में आ गई थी। वो हर बार अपनी कक्षा में प्रथम आती, कभी स्पोर्ट्स में तो कभी डिबेट में मेडल लेकर आती। कार्तिक भी पहली कक्षा में आ गया था, परंतु वो लाड में बिगड़ता जा रहा था। पति से लड़ झगड़ कर राधिका उसे ट्यूशन भेजने लगी थी। यदि दीप्ति कभी कार्तिक को डांट देती तो राधिका की त्योरियां चढ़ जाती और वे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उनके मन में मेरा तेरा कब पनप उठा था, वे खुद नहीं जान पाई थी। जो दीप्ति कभी उनकी प्यारी ननद थी और अनामिका लाडली बेटी के समान थी, अब उन लोगों की शक्ल भी उन्हें नहीं सुहाती थी। वे अनामिका की सफलता देख ईर्ष्या की आग में धधकती रहती थी। उन्हीं दिनों दीप्ति और अजय की नज़दीकियों की खबर उन्हें सुनने को मिली थी। वे तो भड़ास निकालने का कोई मौका तलाश ही रही थी। एकदम से बिफर कर बोली थी,
वो गंजा अजय जिसकी बीवी 2 साल पहले कैंसर से मरी है। बड़े बड़े 2 लड़के हैं उसके। बड़ा दिल फेंक निकला वो, क्यों अपनी बाकी की जिंदगी खराब करने पर तुली हुई हो। लगता है उसकी बड़ी बड़ी गाड़ियों पर मर मिटी हो। भाभी, आप नाहक नाराज हो रही हो। मैं गौरव और आरव दोनों बच्चों से कई बार मिल चुकी हूँ। दोनों मुझे बहुत पसंद करते हैं। तुम्हें जहाँ मर्जी हो जाओ, परंतु अनामिका को मेरे पास ही छोड़ना होगा। उसके बिना भला मैं कैसे रहूंगी। वे सुबक सुबक कर रोने लगी थी, फिर धीरे से बोली, शादी कब करने वाली हो? उत्तर श्याम प्रसाद जी ने दिया था, इसी 25 मार्च को। वे चिढ़कर बोली थी, सारी खिचड़ी भाई बहन के बीच में पक चुकी है। बस मैं ही गैर थी जिसे तुम लोगों ने एकदम अंधेरे में रखा था। अंजू न बताती तो मुझे शादी के बाद ही पता लगता। नहीं भाभी, मैं आज ही आपसे बात करने वाली थी। दीप्ति अनामिका को अपने साथ अपने नए घर में ले जाना चाहती थी, परंतु राधिका ने अनामिका को सौतेले पिता की उल्टी सीधी बातें बताकर भड़का दिया था। वो अपनी माँ के साथ दूसरे घर में जाने को तैयार नहीं हुई थी। दीप्ति ने अनामिका को हालांकि अजय उनके पुत्रों गौरव व आरव से कई बार मिलवाया था, परंतु राधिका और स्कूल की सहेलियों की बातों को सुनकर अनामिका माँ की दूसरी शादी के विरोध में खड़ी हो गई थी। लेकिन दीप्ति अपने निर्णय पर अडिग रही थी। वो अपने नए परिवार में रमने का प्रयास कर रही थी। अजय और बच्चों का सहयोग पाकर वो बहुत खुश थी, परंतु बेटी अनामिका के बिना उसे सब कुछ अधूरा सा लग रहा था। अनामिका फोन पर भी माँ से बात नहीं करती थी। राधिका ने अनामिका को इसीलिए नहीं जाने दिया था कि दीप्ति बेटी की वजह से उन्हें अपनी तनख्वाह देती रहेगी। उसकी तनख्वाह के कारण ही वे माला माल बन चुकी थी। हर बार की तरह इस बार भी 1 तारीख का बेसब्री से इंतजार करती रही, परंतु ना ही दीप्ति आई ना पैसे। दीप्ति ने पैसे भाई के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, जिसे वे लेना उचित नहीं समझ रहे थे। इसीलिए उन्होंने राधिका से इसकी चर्चा करनी जरूरी नहीं समझी थी। अब राधिका का मिजाज बदल गया था, उनकी प्राथमिकताएं बदल गई थी। अनामिका उनकी सहायिका बनकर रह गई थी। वे उसे घरेलू कार्यों में उलझाकर पढ़ने का समय भी नहीं देती थी। श्याम प्रसाद जी उसके लिए दूध गर्म करते तो कभी ठंडा दूध पीकर ही वो स्कूल चली जाती। उसे टिफिन में ताजे नाश्ते के स्थान पर बिस्कुट या ब्रेड मिलने लगी थी। स्कूल यूनिफॉर्म अक्सर प्रेस भी नहीं होती थी। जूते में पॉलिश मुश्किल से वो कभी कभी कर पाती थी। जब फरवरी में उसका फाइनल रिजल्ट आया तो उसका बी ग्रेड देखकर राधिका पति के सामने उसकी शिकायतों का पुलंदा खोलकर बैठ गई थी। स्कूल से अनामिका की शिकायत दीप्ति के पास पहुंची थी। उसका रिजल्ट देखकर रोआसी हो उठी थी। वो पति अजय के साथ बेटी से मिलने आई तो उस दिन राधिका ने उन लोगों का अपमान किया और अनामिका की बुराइयों का पिटारा खोलकर बैठ गई थी। भाई श्याम प्रसाद जी ने अकेले में बहन से बेटी को अपने साथ ले जाने का आग्रह किया था। पैसा न मिलने की तिलमिलाहट ही थी और अब अनामिका के जाने की सुगबुगाहट से राधिका के हाथों के तोते उड़ गए थे। उन्हें अनामिका के रूप में एक मुफ्त की नौकरानी मिली हुई थी। दीप्ति अपनी अबोध बेटी के उलझे बाल, गंदे एवं टूटे बटन वाली फ्रॉक, अनाथ सी अवस्था व उतरा हुआ चेहरा देखकर अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। वो सोचने को मजबूर हो गई थी कि बेटी की इस अवस्था के लिए क्या वो स्वयं जिम्मेदार नहीं है। वो तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रही है और उनकी बेटी की ऐसी दयनीय दशा। उस दिन काफ़ी कहा सुनी व हंगामे के बाद दीप्ति बेटी को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाने लगी तो राधिका ने सारे रिश्ते तोड़ने की बात कह दी थी। उस दिन से आज तक दोनों के बीच सारे संबंध समाप्त हो गए थे। चूँकि कार्तिक और अनामिका एक ही स्कूल में पढ़ते थे, इसीलिए राधिका को अनामिका की ऊंचाइयों को छूने की सारी दास्ता पूरी तरह से मिलती रहती थी। कार्तिक ट्यूशन के सहारे बस पास भर होता रहा, परंतु उनके लाड में बिगड़ा हुआ वो ब्रांडेड कपड़ों के शौक में उलझा रहा। वे हमेशा से चाहती थी कि उनका बेटा विदेश में जाकर डॉलर में कमाई करे। अपनी इच्छा पूर्ति के चक्कर में राधिका को
इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए अपने प्रोविडेंट फंड से बड़ी रकम निकालकर डोनेशन के लिए देनी पड़ी थी। श्याम प्रसाद जी एक बड़ी दुकान में सेल्समैन ही तो थे। कभी बेटे के लिए बाइक जरूरी हो गई थी, तो कभी नए मॉडल का एंड्रॉयड फ़ोन, तो कभी ब्रांडेड गॉगल्स। प्राइवेट कॉलेज की फीस और बेटे का लंबा चौड़ा हाथ खर्च देते देते उनके फंड से काफ़ी कुछ निकलता जा रहा था। राधिका सपनों में डूबी हुई थी। श्याम प्रसाद जी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मेरा राजकुमार तो ब्लैंक चेक है, उसकी शादी में मनचाही रकम भर के वसूल लेना। ये अमेरिका जाकर इतने डॉलर कमाएगा कि आप रुपए गिन भी नहीं पाएंगे। श्याम प्रसाद जी नाराज होकर बोले थे, हवा में मत उड़ो, अब समय बदल गया है, दहेज के बारे में सोचना भी अपराध है। एक दिन अपने मित्रों के सामने वे अपने दिल का दर्द उड़ेल बैठे थे। आजकल बच्चों की पढ़ाई में जितना खर्च हो जाता है, उतने में तो बेटी का ब्याह भी हो जाए। सभी जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़े थे कि एक मित्र ने कहा था, बात तो सही कह रहे हो, पर लड़कियां भी तो बेटे के बराबर ही पढ़ती हैं। अब मेरी बेटी भी इंजीनियरिंग कर रही है, वो तो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रही है और उसे स्कॉलरशिप भी मिल रही है। उसका तो कैंपस सिलेक्शन भी हो गया है, जिसके घर जाएगी पैसे से उसका घर भर देगी। कार्तिक का कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसे कॉल सेंटर में नौकरी मिली थी। अमेरिका के हिसाब से उसे रात में जाकर काम करना पड़ता था। वो शाम को 7 बजे जाता था और सुबह 8 बजे लौट कर आता था। उसका शरीर रात की नौकरी नहीं झेल पाया था, वो बीमार होकर घर लौट आया था। काफ़ी दिनों तक उसका इलाज चलता रहा था। वहाँ पर उसके कई दोस्त बन गए थे, जो विदेशों में पढ़ाई के साथ साथ नौकरी कर रहे थे। कार्तिक भी अमेरिका जाने को उतावला हो उठा था। उसने GRE के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी। कोचिंग और फीस उसने स्वयं ही दी थी। उसने 2 बार GRE की परीक्षा दी, परंतु असफल रहा था। वहीं पर वो उन दलालों के चंगुल में फंस गया तो ठेके पर लड़कों को अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भेजते थे। वे लड़कों को अपने जाल में फंसाने के लिए सारे हथकंडे आजमाया करते थे। एक दिन वो अपने मित्र सुधांशु को लेकर आया था। पापा, सुधांशु अमेरिका जा रहा है, माँ प्लीज़ आप पापा को समझाइए, सबकी ज़िंदगी बदल जाएगी, वहाँ मुझे स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी, मैं वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट करके आऊँगा तो यहाँ मुझे बहुत बड़ा पैकेज मिलेगा, वहाँ रहूँगा तो डॉलर में कमाऊँगा। सोचिए ज़रा, बड़ा सा बंगला, बड़ी सी गाड़ी, क्या ठाठ होंगे हमारे। श्याम प्रसाद जी नाराज होकर बोले थे, सुधांशु तो नेता का बेटा है, अपने पिता के पैसे पर ऐश कर रहा है। मेरे पास पैसा कहाँ रखा है जो मैं दे दूँ? पापा प्लीज़ आप कहीं से कर्ज ले लीजिए, मैं एक एक पैसा लौटा दूंगा। परंतु श्याम प्रसाद जी नहीं पिघले थे। वो घर में पड़ा रहता, न माँ से बात करता न पापा से। वो सूख कर काटा हो गया था। कहीं नौकरी क्यों नहीं कर लेता? दिन भर नौकरी ही तो लैपटॉप पर बैठा बैठा ढूंढता रहता हूँ। फिर किसी BPO में उसकी नौकरी लग गई थी। साल भर करता रहा था, कुछ रुपए इकट्ठे कर लिए थे। अब उसने बैंक में लोन लेने के लिए अर्जी डाल दी थी। सीधा फॉर्म लेकर गारंटर की जगह हस्ताक्षर करने का हुक्मनामा सुना दिया था। घर के पेपर्स उसने श्याम प्रसाद जी से पूछे बिना ही निकाल लिए थे। कई दिनों तक घर में अशांति छाई रही थी, परंतु हमेशा की तरह ही राधिका बेटे के समर्थन में खड़ी होकर बोली थी, पेपर बैंक में रखने से उसका भविष्य सुधर जाता है, तो इसमें क्या परेशानी है, कर दीजिए हस्ताक्षर। बेटे को पंख लग जाएंगे, वो आकाश की ऊंचाइयों को छू लेना चाहता है, तो आप क्यों बाधा बने हुए हैं? हम लोगों का क्या, थोड़ी सी जिंदगी जी लेंगे किसी तरह। बेटा दुखी रहेगा तो हम इस मकान का भला क्या करेंगे? श्याम प्रसाद जी चिल्लाकर बोले थे, जब तक जिंदा हूँ सिर पर छत तो चाहिए कि नहीं। एक एक ईंट जोड़कर इस 2 कमरे का मकान किसी तरह बना पाया हूँ, वो भी जीते जी गिरवी रख दूँ। मैंने इस घर को बनाने में अपना खून पसीना बहाया है, तब जाकर ये बना पाया हूँ। कार्तिक भी कम नहीं था, वो बचपन से ही जिद्दी था, जो सोच लेता था वो करके रहता था।
दलाल ने उसे ऐसे सपने दिखाए थे मानो अमेरिका की सड़कों पर डॉलर बिखरे पड़े हैं। वहां पहुंचते ही वो बटोर कर अपनी झोली में भर लेगा। आखिरकार राधिका के दबाव में श्याम प्रसाद जी को मजबूर होकर उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़े थे, परंतु उस समय उसकी आंखों से आंसू भर भर कर निकल पड़े थे। उस दिन राधिका का भी मन खराब हुआ था, पर बेटे की खुशी के लिए वे सब कुछ करने को तैयार थीं। आखिर वो उनका ब्लैंक चेक जो था, बैंक से 10 लाख रुपए लोन लेकर राधिका ने कार्तिक को दे दिए थे। बेटे को खुश देखकर राधिका जी को तसल्ली तो हुई थी, परंतु श्याम प्रसाद जी उस रात खून के आंसू रोए थे। कार्तिक उसी दिन अमेरिका चला गया था। कुछ दिन फोन करता रहा था, फिर जल्दी ही शायद वो वहाँ की अपनी रंगीन दुनिया में खो गया और माँ बाप घर द्वार सबको पूरी तरह से भूल गया था। आज राधिका अपनी गलतियों पर पछताकर सिसक रही थी, परंतु अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तभी दरवाजे की घंटी बजी थी। उन्होंने घबराकर घड़ी पर निगाह डाली। सुबह के 6 बजे थे। राधिका ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने दीप्ति खड़ी थी। वे उससे लिपटकर जोर जोर से सिसक पड़ी। भाभी, आपने फोन करने में इतनी देर क्यों कर दी? दीप्ति बोली थी। दीप्ति के हाथ से छूटकर ब्लैंक चेक हवा में फड़फड़ा रहा था। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।